हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। एलएलपी की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस। बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है, इसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता। बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, एंटिटी का मतलब क्या होता है। देखेंगे फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, ये थोड़ी सी अलग है जो हम जानते हैं। फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फॉरेन एलएलपी कौन सी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी की डेफिनेशन देखेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है। पार्टनर की डेफिनेशन देखेंगे, स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन। इसमें कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर से रिलेटेड क्या कंडीशन मेंशन की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। Body corporate means a company which is defined in Section 220 of Companies Act 2013. जरा ध्यान देना इस बात पर, यहां पर लिखा हुआ है अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब जरा कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जैसे सेक्शन 220 में कंपनी को एक्सप्लेन किया गया है, सेक्शन 267 में प्रीवियस कंपनी लॉ को एक्सप्लेन किया गया है। सभी एक्ट्स मेंशन किए गए हैं। देखो, कंपनी का कॉन्सेप्ट 2013 से पहले भी था। जब हमने सीएस किया था, कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा था। कंपनीज उससे पहले भी इनकॉर्पोरेट होती थी। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो कंपनी के डेफिनेशन में सभी पहले इनकॉर्पोरेट की हुई कंपनीज को भी इंक्लूड कर लिया। निष्कर्ष ये है कि अब जो भी नई कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनीज और वो कंपनीज जो पहले इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं पहले के कंपनीज एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर, वो कंपनीज भी कंपनी की डेफिनेशन में आती है। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन अंडर एलएलपी एक्ट 2008। बॉडी कॉर्पोरेट मींस, फर्स्ट इज ऐसी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। सेकेंड इज ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी, मतलब इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आएगी। थर्ड इज ऐसी एलएलपी जो एलएलपी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आएगी। एंड द लास्ट इज ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया। सो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर चार चीजें आने वाली हैं। कंपनी जो इंडिया में बनी है, कंपनी जो बाहर बनी है आउटसाइड इंडिया, एलएलपी जो इस एक्ट के अंडर बनी है, और एलएलपी जो बाहर बनी है। अंडर एलएलपी एक्ट बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी एंड एलएलपी, कंपनी इंडिया की, कंपनी फॉरेन की, एलएलपी इंडिया की, एलएलपी फॉरेन की, ये चारों ही बॉडी कॉर्पोरेट में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएंगी। फर्स्ट इज कॉर्पोरेशन सोल, सेकंड इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड द थर्ड इज एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बिजनेस। जनरली लोग समझते हैं बिजनेस मीन्स ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। यहां पर बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑल्सो। डेफिनेशन देखते हैं। बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट any activity which the central government may by notification exclude. Since business here includes profession, it means business is a very broad term. business में सिर्फ गुड्स ही नहीं आते, सर्विसेज भी आते हैं। आप एलएलपी सर्विसेज के लिए भी बना सकते हो, आप एलएलपी प्रोफेशन के लिए भी बना सकते हो। इसलिए जो कंपनीज एक्ट में ऑडिटर्स हैं वहां पर एलएलपी इज एलिजिबल टू बी द ऑडिटर, बट कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। सीए सीएस भी एलएलपी बना सकते हैं। सी द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन लिखा हुआ है ना। इस डेफिनेशन में 2021 में अमेंडमेंट आई थी, इफेक्टिव हुई थी 1 अप्रैल 2022 से। पहले ऑक्यूपेशन इंक्लूडेड नहीं था इस डेफिनेशन में। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच पर्सन टू सेक्शन 7। कम से कम दो पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के रूप में डेजिग्नेट किया जाना चाहिए, जिनमें से एक एलएलपी एक्ट के अंडर डे टू डे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एलएलपी के डे टू डे एक्टिविटीज को संभालें। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एंटिटी। एंटिटी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट and includes a partnership form under the Indian Partnership Act 1932.
अभी सेक्शंस पर फोकस मत करो, जब डिस्कशन होगा तो बस आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट 31 मार्च को एंड हो जाता है। बट हेयर इट्स अ ट्विस्ट। कट ऑफ डेट है 30 सितंबर। अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 30 सितंबर के बाद, तो उसका फाइनेंशियल ईयर आने वाले 31 मार्च को खत्म नहीं होगा, वो खत्म होगा 31 मार्च नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। एग्जाम्पल देखते हैं। एक एलएलपी 31 जनवरी 2025 को इनकॉर्पोरेट हुई है, कट ऑफ डेट इज 30 सितंबर। इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को नहीं, 31 मार्च 2026 को एंड होगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एलएलपी 3 मई 2025 को इनकॉर्पोरेट हुई है, कट ऑफ डेट इज 30 सितंबर। ये कट ऑफ डेट से पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026 को एंड होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एलएलपी 3 अक्टूबर 2025 को इनकॉर्पोरेट हुई है, कट ऑफ डेट इज 30 सितंबर, तो इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च 2027। बिकॉज जब भी आप एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट करते हो, तो फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, विच मीन्स 31 मार्च 2027 को खत्म होगा। आई होप ये क्लियर हो गया। एक और सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। अगर एलएलपी 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच इनकॉर्पोरेट होती है, तो कमिंग 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। अगर एलएलपी 30 सितंबर के बाद, इन अदर वर्ड्स, अगर एलएलपी 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच इनकॉर्पोरेट होती है, तो कमिंग 31 मार्च को नहीं, नेक्स्ट 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। नाउ लेट्स सी अनदर डेफिनेशन, दैट इज फॉरेन एलएलपी। देखते हैं फॉरेन एलएलपी क्या होती है। इट इज जस्ट लाइक अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन एलएलपी मतलब ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट तो इंडिया के बाहर हुई है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। एलएलपी इज गवर्न्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008। याद रखना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होता है, ये तो सेक्शन 4 भी कहता है। और हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 भी एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एलएलपी एग्रीमेंट। क्या होता है एलएलपी एग्रीमेंट? एलएलपी एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट होता है, मतलब ओरल एग्रीमेंट नहीं चलेगा। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट चलेगा, बट एलएलपी में नहीं चलेगा। ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। ठीक है, जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज और उस एलएलपी के रिलेशन में उनके राइट्स और ड्यूटीज को तय करता है, which determines the mutual right and duties of the partners and their rights and duties in relation to that LLP। ये एग्रीमेंट होगा किसके बीच? आपकी एलएलपी के बीच में और एलएलपी के पार्टनर्स के बीच में हो सकता है, या फिर जितने भी एलएलपी में पार्टनर्स है वो आपस में ही एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ रिटन एग्रीमेंट between the partners of the LLP or between the LLP and its partners. Next definition is partner. Partner in relation to a LLP means any person who becomes a partner in LLP in accordance with the LLP agreement. LLP के कंटेक्स्ट में पार्टनर का मतलब कोई भी पर्सन जो LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग LLP में पार्टनर बनता है। Now this is the last definition, small limited liability partnership, small LLP। ये डेफिनेशन ऐड की गई थी थ्रू एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021, जो कि इफेक्टिव हुई फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। स्मॉल एलएलपी के लिए आपको 2 क्राइटेरिया देखने होते हैं। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज टर्नओवर। ये दोनों कंडीशंस साथ में चलती है, मतलब दोनों देखनी है। अगर आपकी एलएलपी ऐसी है जिसका कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख, आप मैक्सिमम वर्ड भी यूज कर सकते हो। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 25 लाख हो सकता है। ओके, अब टर्नओवर की बात करो तो आपकी एलएलपी का टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज। अगर मैक्सिमम
40 lakhs है तो हम लोग कहेंगे कि ये स्मॉल एलएलपी है। आपको कंट्रीब्यूशन भी देखना है और टर्नओवर भी, 25 lakhs एंड 40 lakhs। एक आसान तरीका याद करने का, कंट्रीब्यूशन मतलब जो पैसा पार्टनर ने एलएलपी में लगाया है। लिमिट की बात करें तो कंट्रीब्यूशन हमेशा कम होगा, टर्नओवर हमेशा ज्यादा होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। एक एलएलपी है जिसका कंट्रीब्यूशन है 15 lakhs एंड जिसका टर्नओवर है 30 lakhs। तो क्या ये स्मॉल एलएलपी है? जी हाँ, ये स्मॉल एलएलपी है। कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर दोनों लिमिट के अंदर है। कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर 25 lakhs एंड 40 lakhs दोनों ही लिमिट के अंदर है। सो यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल एलएलपी। यहाँ पर एंड वर्ड यूज हो रहा है। कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर, इट मींस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन वाली भी और टर्नओवर वाली भी। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एलएलपी है जिसका कंट्रीब्यूशन है 25 lakhs और जिसका टर्नओवर है 50 lakhs। तो क्या ये स्मॉल एलएलपी है? जी नहीं, ये स्मॉल एलएलपी नहीं है। कंट्रीब्यूशन तो विद इन लिमिट है लेकिन टर्नओवर लिमिट के बाहर है। लिमिट याद है ना, कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर 25 lakhs एंड 40 lakhs, टर्नओवर की लिमिट एक्सीड हो रही है। तो ये स्मॉल एलएलपी नहीं कहलाएगी, क्योंकि स्मॉल एलएलपी के लिए दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक पॉइंट और याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंट्रीब्यूशन की 25 lakhs की लिमिट को इंक्रीज करके 5 करोड़ कर सकती है एंड टर्नओवर की 40 lakhs की लिमिट को इंक्रीज करके 50 करोड़ कर सकती है। तो फिलहाल आपके लिए कौन सी लिमिट रेलेवेंट है, आप कैसे चेक करोगे? 25 lakhs एंड 40 lakhs। ओके, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।